नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोअर पीसीएस में वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह सही ढंग से तैयारी करें। और उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं आपदा प्रबंधन की क्लास नंबर 3। ठीक है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोअर पीसीएस में। तो उसमें ये पूरे के पूरा आपदा प्रबंधन हम यहाँ कवर करवा रहे हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं उत्तर प्रदेश में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया, यानी भारत की आपदा परिच्छेदिका। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपदाओं का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि आपदाएं क्या होती हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देखिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया है प्रकोप क्या होता है, आपदा क्या होती है, चरम घटनाएं क्या होती हैं, इसके अलावा आपदा के कारक क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। उनको जाकर के जरूर देखिए, तभी आप इस लेक्चर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की आपदा परिच्छेदिका यानी डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, जहां लाइन लिखी हुई है डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अब भारत बहुत बड़ा है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र किस प्रकार की आपदा के लिए सुभेद्य है। सुभेद्य हम लोग जानते हैं यानी वनरेबल है। भारत में बहुत सारा एरिया है, हम लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एक भूगोल शास्त्री है मार्श जैन, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु हैं सब भारत में मिलती हैं। तो भारत में पहाड़ भी हैं, भारत में रेगिस्तान भी है, भारत में मैदान भी है, भारत में तटरेखा भी है, भारत में द्वीप भी है। तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं, भारत में पठार भी है। तो जितने प्रकार की जो फिजिकल ज्योग्राफी हमें देखने को मिलती है, जो मार्फोलॉजी देखने को मिलती है, वो सब इंडिया में है। जब इतने प्रकार की हमें फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया में देखने को मिल रही है तो उससे संबंधित आपदाएं भी भारत में आपको देखने को मिलेंगी। सीधी सी बात है, अगर पहाड़ है तो भूस्खलन भी होगा, पहाड़ है तो हिमस्खलन भी होगा, समुद्र है, तट है तो चक्रवात भी आएगा, मैदान है तो बाढ़ भी आएगी। तो जैसी जैसी आपकी भूगोल होगा, जैसा जैसा आपकी ज्योग्राफी होगी, उससे संबंधित आपदाओं के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें किस किस प्रकार की आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जाम के लिए, लोअर के मेंस एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके आपदाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली आपदा की हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली आपदा है हमारे पास जिसके बारे में आपको नोट डाउन करना है, वो है भूकंप। देखिए, यहाँ पर हम बहुत छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण आपदाएं हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे हिमस्खलन हो, ठीक है, सामान्य। बाकी तो भूकंप के बारे में हम डिटेल बात करेंगे ही, इसके संबंधित क्लास भी हम लोग लेंगे। ना केवल क्लास लेंगे बल्कि भूकंप में आपदा प्रबंधन किस तरीके से करना है उसकी भी बात होगी। यहाँ पर केवल हम ये देख रहे हैं कि किस किस प्रकार की आपदाएं भारत में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो भूकंप की अगर हम बात करें साथियों, तो भूकंप में सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये कि भूकंप भारत के करीब करीब 59% एरिया को प्रभावित करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि भारत का जितना भी एरिया है, यानी भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 59% एरिया ऐसा है जो भूकंप से प्रभावित है या भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। पेपर में सीधे सीधे डेटा पूछ लेगा कि बताइए भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा 59% एरिया भारत का भूकंप से प्रभावित है। अब भूकंप क्या होता है तो हम सब लोग जानते हैं भैया, भूकंप होता है धरती का कांपना। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जिससे धरती में कंपन स्टार्ट हो जाए, धरती की प्लेटों में कंपन प्रारंभ हो जाए, वो भूकंप होता है। अब भूकंप प्राकृतिक भी होता है, सीधी सी बात है, और ज्यादातर जो बड़े भूकंप आते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं। लेकिन इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान भी भूकंप को लाने की ताकत रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप भूमिगत परमाणु बम का परीक्षण करोगे, न्यूक्लियर टेस्ट करोगे जमीन के अंदर, तो न्यूक्लियर टेस्ट की पावर इतनी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर बम की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जिस जमीन पर वो हो रहा होता है वहाँ
आपको छोटे स्केल का, ठीक है, मतलब 4 रिक्टर स्केल या 5 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के भूकंप का मतलब क्या है? धरती का कांपना। कारण कोई भी हो सकता है, अगर किसी भी कारण से धरती कांप रही है तो वो भूकंप है, ठीक है। भारत की हम बात करेंगे तो भारत का 59% एरिया भूकंप से प्रभावित है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने बढ़िया सी एक यहाँ पे एक पीपीटी है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। यहाँ पर आप इसको देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में किस किस तरीके की स्थितियाँ हैं, ठीक है। भारत में अगर हम देखें साथियों, तो भारत में भूकंप के मेनली कितने जोन हैं? भारत में भूकंप के मेनली 4 जोन है, याद रखना। जोन 2nd, 3rd, 4th और 5th। याद रखना, भूकंप नंबर 1 कुछ नहीं होता, भूकंप जोन 1 कुछ नहीं होता, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर कभी पेपर में पूछा जाएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित है, तो साथियों याद रखना, भारत में सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित राज्य है हमारा असम। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं आपको, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ना ये केवल लोअर पीसीएस के लिए बल्कि आप अपर पीसीएस की भी तैयारी करोगे, ठीक है। आप पीसीएस एग्जाम देने जाओगे तो जीएस 3rd में आपदा प्रबंधन का पूरा चैप्टर रहता है, वहां पर भी आपको काम आएगा। तो भूकंप के बारे में हम लोग जानेंगे। भूकंप क्या होता है? बेसिकली धरती का हिलना। भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित राज्य है हमारा असम, ठीक है ना। असम ही क्यों है? तो असम साथियों इसलिए है, असम यहाँ पर है, ठीक है, ये है असम। और असम आप देखो रेड जोन में आ रहा है। ये भारत में कुछ इलाके अगर आप ध्यान दोगे तो रेड जोन में, जैसे ये इलाका पूरा रेड है, ठीक है। यहाँ पर ये हिमालयी एरिया रेड है, ठीक है। उत्तराखंड का भी कुछ इलाका रेड है। रेड का मतलब क्या है? ये बहुत रिस्क वाले जोन है जो जोन 5 में देखने को मिलते हैं, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आ सकता है। तो आपको याद रखना है भारत में कितना परसेंट एरिया भूकंप से प्रभावित है साहब? 59% है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? तो लगभग पूरा भारत ही इसमें सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो हमारा एरिया है वो भूकंप के जोन नंबर 2 में है। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भूकंप का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ फिर भी है, ठीक है। जो रेड वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, और भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? असम में आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें साथियों, तो 15 अगस्त 1950 को असम का भूकंप भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप कहां आया है अब तक के इतिहास में? तो भारत का सबसे शक्तिशाली जो भूकंप है वो कहां देखने को मिला? असम में देखने को मिला, जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड था 8.6 रिक्टर स्केल पर। आप लोगों को पता होगा भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हुई, लेकिन क्या असम में ही सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं? क्या अन्य राज्य इससे प्रभावित नहीं है? तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो असम यानी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम है, लेकिन जितने भी हमारे हिमालयी राज्य हैं वो सब भूकंप से प्रभावित है। चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, बिहार हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। इतना सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टॉप 4 आप लोग याद रखना, ठीक है। टॉप 4 में कौन कौन से आ रहे हैं? सबसे पहला आ रहा है असम। याद रखिएगा भारत में भूकंप से प्रभावित सबसे ज्यादा राज्य असम है। असम के बाद आता है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद देखने को मिलेगा मणिपुर। तो टॉप 4 आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। ये है सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित राज्य, और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो हम देख ही चुके हैं असम में है, और असम में ही अब तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोटे तौर पर अगर हम देखें कि भूकंप भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है, तो मोटे तौर पर आप याद रखना, ये जो आपको हिमालयन क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पूरी की पूरी जो हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा इलाका भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय जो बना है साथियों, वो बना है सेडिमेंट्री रॉक से। हम सब लोग जानते हैं हिमालय क्या है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जो अभी बनने की प्रोसेस में है। हिमालय अभी पूरा नहीं बना है, हिमालय बन रहा है। जब हिमालय बन रहा है तो कोई भी चीज जब निर्माणाधीन अवस्था में है, उसके बनने का काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो भैया धरा उठाई होगी, थोड़ी बहुत बिल्डिंग हिलेगी, तो वही स्थिति है। तो चूंकि हिमालय बन रहा है
तो इस वजह से हमें इसमें भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा, हिमालय जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, ये भी याद रखना। हिमालय मेनली अवसादी चट्टानों से बना है। जो अवसादी चट्टानें हैं जो थोड़ी सी कमजोर होती हैं, तो भूकंप के दौरान वो आसानी से खिसक जाती हैं, जिससे तबाही ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र जो है साथियों, वो भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट आप स्पेशल याद रखना भैया कि सबसे भयानक भूकंप भारत में कब आया था। 15 अगस्त 1950 को असम में आया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। 15 अगस्त 1950 का असम भूकंप, तीव्रता 8.6 की, केंद्र था इसका असम में मिसमी पहाड़ी, और ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। यहाँ पर कुछ इमेजेस आप यहाँ देख सकते हो। तो आपदा प्रोफाइल में सबसे पहली आपदा हमारे पास कौन सी थी? अर्थक्वेक, भूकंप। सारे फैक्ट हमने यहाँ देख लिए जो हमारे काम के हैं, जो आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भूकंप के बाद जो दूसरी हमारे पास प्रमुख आपदा है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपदा है भूकंप के बाद, वो है साथियों बाढ़। याद रखना, बाढ़। ठीक, बाढ़ यानी फ्लड। बाढ़ की हम बात करें तो देखो, भूकंप और बाढ़ ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आपदाएं हैं भारत के सेंस में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का करीब करीब 12% एरिया, भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब करीब 12% एरिया बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि भारत में लगभग हर स्थान पर आपको कोई ना कोई मेजर रिवर दिखाई दे जाती है, और जब मानसून आता है तो रिवर ओवरफ्लो होती है, तो बाढ़ आ जाती है। तो हमें याद रखना है कि भारत में आपदा के रूप में सबसे ज़्यादा जो आपदा है वो कौन सी है? सबसे बड़ी आपदा जो है भारत की वो कौन सी है? बाढ़ है। ठीक है, सबसे बड़ी आपदा भारत की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी आपदा है बाढ़। सबसे बड़ी आपदा से सेंस क्या है? सबसे बड़ी आपदा से सेंस है कि लगभग भारत के ज़्यादातर हिस्से इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। खासकर अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, जो उत्तर भारत का मैदान है, चाहे हमारा यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, बात समझ रहे हैं ना, चाहे आप बंगाल की तरफ चले जाइए, झारखंड में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी एरियाज जो है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अभी इसको हम देखेंगे। लेकिन बाढ़ में सबसे बड़ी आपदा तो है बाढ़, लेकिन बाढ़ से बहुत ज़्यादा जनमानस को नुकसान नहीं होता है। यानी भारत की सबसे बड़ी आपदा तो है, लेकिन इससे जनधन हानि कम होती है। उसका कारण ये है कि हम बाढ़ से इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमने इसके लिए पहले से ही डिजास्टर मैनेजमेंट करना हमने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, बाढ़ एक ऐसी घटना है जो धीरे धीरे होती है। जब हमने आपदा और प्रकोप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, भूकंप एक ऐसी घटना है जो त्वरित होती है, तुरंत होती है, और उसका आप पूर्व अनुमान, उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बाढ़ का पूर्व अनुमान आप लगा सकते हैं। बाढ़ का पूर्व अनुमान जब आपको लग जाएगा कि बाढ़ ऐसा तो है नहीं अचानक आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक आती नहीं है, बाढ़ अचानक भी आ जाती है, उसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन जनरल कंडीशंस में क्या होता है, कहीं किसी मैदान में अगर बाढ़ आ रही है तो वो रातों रात नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है। जब धीरे धीरे आती है तो प्रशासन को उससे निपटने का पूरा मौका मिल जाता है, लोगों को वहाँ से खाली करा लिया जाता है, उनके सारे महत्वपूर्ण सामान वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। इससे जनधन हानि कम होती है खासकर। तो इस लिहाज से बाढ़ सबसे बड़ी आपदा तो है, लेकिन नुकसान इससे सबसे कम है, नुकसान इतना ज़्यादा नहीं पहुँचाती है बड़ी आपदा होने के बावजूद भी। जैसा कि मैंने कहा कि बाढ़ धीरे धीरे आती है, लेकिन एक स्थिति में बाढ़ विनाशकारी भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड, जिसे कहा जाता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड मैदानों में नहीं आती, मैं आपको बता दूं। फ्लैश फ्लड कहाँ आएगी? फ्लैश फ्लड आती है केवल पहाड़ों में, जब पहाड़ों में अचानक से बादल फट जाता है। इसका मैं आपको अपनी ज़िंदगी से ही जुड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर जून के महीने में मैं गंगोत्री में था, वहाँ पर एक गांव है धराली, है ना, मैं वहीं था, और मेरा वहाँ पे जो मेरा टूर का प्लान था वो 7 जून से लेकर 15-20 जून तक था, तो मैं इतने दिन उत्तराखंड में ही था। तो इधर मैं वहाँ से निकला हूँ, और मेरे निकलने के 2-3 दिन बाद ही जो धराली गांव था, हर्षिल से थोड़ा सा आगे है, गंगोत्री से पहले हर्षिल से थोड़ा सा आगे है, 3-4 किलोमीटर दूर है हर्षिल से। तो उस गांव में क्या होता है, उस गांव में एक फ्लैश फ्लड आई,
और उस फ्लैश फ्लड में पूरा का पूरा धराली विलेज, वहाँ पर एक कल्प केदार मंदिर भी था, वो पूरा का पूरा मंदिर, वो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मार्केट वाइप आउट हो गया क्योंकि फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड में क्या होता है कि पहाड़ पर अचानक ऊपर कोई जो है बादल फट गया या अचानक से कोई झील टूट गई तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से पानी नीचे आता है क्योंकि ढाल होता है। इसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं और इससे बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप उस एरिया में हो तो आपको गंभीर नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये होता नॉर्मली पहाड़ों पर ही है, मैदानों में आने वाली बाढ़ इस तरीके की नहीं होती है, फ्लैश फ्लड नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में अगर हम बाढ़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखो। ठीक है, बाढ़ के जो सबसे प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है भारत में, वो ये वाले हैं। ठीक है, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया, ये जो पूरे एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एरिया कौन से हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए? ऊपर पंजाब है, फिर यूपी आ जाएगा। ठीक है, फिर और आगे बढ़ोगे तो हरियाणा दिल्ली का भी कुछ थोड़ा बहुत इलाका है। यहाँ पर आप आ जाओगे तो बिहार आ जाएगा, बिहार से थोड़ा आगे बढ़ोगे झारखंड आ जाएगा, झारखंड से आगे बढ़ोगे आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और पूरब की तरफ जाओगे तो ब्रह्मपुत्रा। ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है उत्तर भारत का मैदान। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो भारत में कितने % एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित है? तो पहला तो फैक्ट आप याद रखना भैया, 12% एरिया प्रभावित है। सर्वाधिक कौन सा एरिया प्रभावित है भैया? तो आप जवाब दोगे गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया सर्वाधिक प्रभावित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बाढ़ से भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, आप मैप पर देख सकते हो। राज्यों की अगर हम बात करें कि राज्यों में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले नंबर पे आ जाएगा असम। असम बाढ़ से पहले नंबर पे प्रभावित है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा बिहार। बिहार भी लगभग हर साल ही बाढ़ झेलता है। असम में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है साथियों, वो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने के कारण आती है। यानी असम में बाढ़ का कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ेगा तो असम में बाढ़ आ जाएगी। बिहार में आप देखो तो कोसी है, गंडक है। ठीक है, गंगा भी यहीं से होकर गुजरती है बिहार से, तो इनका बाढ़ का कारण ये है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूपी। यूपी भी बाढ़ से प्रभावित रहता है। मैं समझता हूँ यूपी के वो सारे के सारे जिले जहाँ से गंगा होके गुजरती है वहाँ मानसून में बाढ़ आनी तय है, 100% तय है। मेरे जिले में भी बाढ़ आती है। ठीक है, और प्रशासन इसकी तैयारी भी करता है। अब जैसे ही अब प्री मानसून तो आ चुका है, जैसे मानसून आएगा बाढ़ की तैयारी शुरू हो जाएगी। और आपदा को लेकर तो सीडीओ साहब हमें लेकर के मीटिंग भी करते रहते हैं कि आपदा में ये करना है वो करना है। आप जब सरकारी नौकरी में आ जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में देखने को मिलेंगी कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। तो गंगा का एरिया जो है यूपी में जहाँ पर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा साथियों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये चौथे नंबर पर है। ठीक है, और कौन कौन सी रिवर है जिनमें बाढ़ आएगी? तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहली तो गंगा है, दूसरी दामोदर है, जिनमें बाढ़ आती है। और 5वें नंबर पे आप चाहो तो नोट कर लेना, वो है ओडिशा। ओडिशा में भी बाढ़ देखने को मिलती है। और ओडिशा की बाढ़ नदी वाली बाढ़ से थोड़ा सा अलग है। ओडिशा में जो बाढ़ आती है वो बेसिकली चक्रवातों के कारण आती है। चक्रवात ओडिशा से टकराते हैं, फिर वहाँ पानी बरसता है, पानी भर जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। दूसरा आपको डेटा याद रखना है कि अगर कभी पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, अगर कभी पेपर में सवाल आया, भाई इसे मैं हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अगर कभी पेपर में सवाल आया कि क्षेत्रफल के अनुसार वह राज्य बताइए जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित राज्य है बिहार, एरिया वाइज। यानी बिहार के बहुत बड़े एरिया में हर साल बाढ़ आती है। लेकिन बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य अगर पूछेगा कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किस राज्य को हो रहा है हर साल, तो इसका जवाब होगा मेरे साथियों असम। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको बिल्कुल रट्टा मान लेना है इनको। पेपर में सीधे सीधे आ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? बिहार है। और बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान सबसे ज्यादा किस राज्य को होता है? तो आप बताओगे असम। ठीक है, और बिहार में भी अगर हम देखें तो स्पेशली आपको पता होगा कोसी रिवर है भाई, कोसी। और कोसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोसी को हम लोग कहते हैं बिहार का शो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल बाढ़ आती है कोसी। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ तो आ रही है लेकिन नुकसान कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हर साल जब बाढ़ आती है तो सरकार और लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि वो
इससे निपटने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। मैंने जब आपको आपदा के कारक बताए थे तो वहाँ पर एक कारक मैंने नोट कराया था, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो जिन आपदाओं की आवृत्ति अधिक होती है उनसे होने वाला नुकसान फिर कम हो जाता है, क्योंकि लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास जो आपदा है भारत में, जो भारत के मैप पर हमें दूसरी बड़ी आपदा दिखती है साथियों, वो है बाढ़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाढ़ से जुड़े हुए बेसिक फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अगली जो हमारे पास आपदा है साथियों, अगली जो हमारे पास आपदा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। भूकंप पढ़ लिया हमने, बाढ़ पढ़ लिया भारत के नक्शे पर। अब हम तीसरी आपदा की तरफ चलते हैं। तीसरी आपदा की तरफ अगर हम चलें तो हमें मिलेंगे चक्रवात और सुनामी। ठीक, चक्रवात और सुनामी। चक्रवात और सुनामी की हम बात करें तो देखो, भारत की जो इस समय तट रेखा है वो है करीब करीब 11,098 किलोमीटर की। ये भारत की तट रेखा है 11,098 किलोमीटर। पहले 7516 थी, अब अपडेट हो गई है, तो अभी के अनुसार जो डेटा है वो है 11,098 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। तट रेखा का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा मैप यहाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। तो ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। ये जो पूरी की पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली, ये ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं भारत की तट रेखा, और इसकी लंबाई है 11,098 किलोमीटर। ठीक, अब इस पूरी तट रेखा पर, इस पूरी तट रेखा का साथियों, इस पूरी तट रेखा का 75% हिस्सा चक्रवात एवं सुनामी से प्रभावित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, यानी तट रेखा का, भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा का 75%, यानी 11,098 का करीब करीब 75%, यानी करीब करीब जो है 8,000 के आसपास लमसम मान लो, 8,000 किलोमीटर की जो तट रेखा है साथियों, वो चक्रवात और सुनामी से प्रभावित है। यानी यहां पर चक्रवात और सुनामी आते हैं। ठीक है, चक्रवात, साइक्लोन भी इन्हें हम कह सकते हैं। अब भारत की जो तट रेखा है ये मेनली दो हिस्सों में बटी हुई है साथियों। ठीक है, कौन कौन से हिस्से हैं मैं आपको बता देता हूं। ये वाला हिस्सा है, एक सेकेंड यहां लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा है पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, और ये वाला जो हिस्सा है ये है साथियों पूर्वी तट। ठीक है, अब अगर पेपर में सवाल आए कि भारत का कौन सा तट प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा प्रभावित होता है, तो देखो याद रखना, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो हिस्सों में भारत बटा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो पूर्वी तट होगा। याद रखना, सर्वाधिक प्रभावित। यानी अगर साइक्लोन आएगा, सुनामी आएगी, तो उससे सर्वाधिक प्रभावित कौन सा तट होगा, पूर्वी तट होगा। पश्चिमी तट अपेक्षाकृत शांत रहता है, यानी भारत की तट रेखा पर चक्रवात और सुनामी तो आते हैं, लेकिन इस पूरी जो तट रेखा है पूरी पे नहीं आते, ज्यादातर कहाँ आते हैं, इस पूर्वी तट पर आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और पूर्वी तट में भी कहाँ आएंगे साहब, तो इस एरिया में आएंगे, जैसे हम कह रहे हैं ओडिशा। याद रखना, ओडिशा में सर्वाधिक आपको सुनामी और चक्रवात, खैर सुनामी तो हर साल नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ हर साल चक्रवात आपको जरूर देखने को मिलते हैं, हर साल। इस साल भी आपको, अभी तो सीजन शुरू हुआ है, इस साल भी आप देखोगे चक्रवात हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, भारत की जो तट रेखा है उसके करीब करीब 75% हिस्से पर आपको देखने को मिलते हैं चक्रवात और सुनामी। अब इससे जुड़ी जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और भी जो आपको काम आएंगे आगे। ठीक है, चलो इसको आप देख लो। ठीक है, तो भारत में अगर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कभी पूछेगा कि सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं, तो फिर आप बताओगे भारत के पूर्वी तट पर आते हैं। पूर्वी तट पर, इस पूरे एरिया पर आपको चक्रवात देखने को मिले। चक्रवात से कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चक्रवात से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है हमारा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया,
पहले नंबर पे आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है चक्रवात से। सेकंड नंबर पे आ जाएगा इसके नीचे वाला आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश दूसरा वो राज्य है जो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तीसरे नंबर पे हमें मिलता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी चक्रवात से प्रभावित है। और चौथे नंबर पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। तो ये वो 4 राज्य हैं जो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। चक्रवात मैं समझता हूं आप लोग जानते ही होंगे, चक्रवात मतलब घूमती हुई वायु बहुत तेजी से। जब ये चक्रवात टॉपिक आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी तो हम बस ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किन किन जगहों पर कौन कौन सी आपदाएं देखने को मिलती हैं। एक हम इसका प्रोफाइल बना रहे हैं कि भारत के किस एरिया में कौन सी आपदा देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आएंगे, तो सबसे ज्यादा चक्रवात आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। अरब सागर में चक्रवात कम देखने को मिलते हैं। अब ये यह पूछा जा सकता है कि हाँ क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं और जो अरब सागर है, जो पश्चिमी तट है, वहां पर कम आते हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। सबसे मेन जो रीजन है मैं आपको बता दूं वो ये है कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक रहता है, यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है। जब यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है जिसकी वजह से चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है, चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है तो वो फिर इस पूरे इलाके को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहने का कारण है कि बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं, सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इस जो है इतना आप याद रखो कि भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आएंगे। अगर तट पूछेगा पूर्वी तट, अगर सागर के हिसाब से पूछेगा तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी, राज्य के हिसाब से पूछेगा तो आप बताओगे ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। ठीक है ना, याद रखना। ठीक, महत्वपूर्ण बात है। और चक्रवात आने का जो समय है भारत में, अगर हम समय की बात करें कि भारत में चक्रवात कब से कब तक आते हैं, तो इनके आने का समय है अप्रैल और मई। ठीक है, मेनली जो समय है वो मैं आपको बताता हूँ, या तो अप्रैल से मई के बीच में आएंगे चक्रवात। ठीक है, और या फिर आएंगे कब, या फिर आएंगे अक्टूबर और दिसंबर में। ये इनके आने की डेट होती है। बाकी चक्रवात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनसे क्या क्या नुकसान होता है, उस नुकसान से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रिकॉशन अपना रखे हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है सूखा, ड्रॉथ। अगली जो हमारे पास आपदा है साथियों वो है सूखा। अब देखो सूखा बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो जो है सूखे की आप परिभाषा देख लो कि आखिरकार सूखे की परिभाषा क्या होती है, सूखा कब पड़ता है। जैसे अभी की हम बात करें अगर, है ना, तो अभी आप देख रहे हो अल नीनो की स्थिति है और अल नीनो की स्थिति में मानसून लेट आता है। मानसून लेट आएगा, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो हम कह देंगे साहब सूखा है। तो सूखे की एक्चुअल परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सूखा क्षेत्र, ड्रॉथ एरिया, ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बरसात अगर हो रही है तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं सूखा क्षेत्र। ठीक, नॉर्मल मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, हालांकि अलग अलग एरिया की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि सूखा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा एक तो ये है, और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसकी अलग अलग परिभाषा हमें देखने को मिलती है। जैसे सिंचाई आयोग की परिभाषा जो है वो अलग है। ठीक है, सिंचाई आयोग जो 1962 में बना था उसके अनुसार परिभाषा क्या है, ऐसा एरिया जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे हम कहेंगे सूखा क्षेत्र। ये परिभाषा किसने दी है, सिंचाई आयोग ने दी है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों की परिभाषा या अलग अलग आयोगों के हिसाब से परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कुल मिला के बेसिक बात अगर हम समझे तो बेसिक बात ये है साहब, जहां पर पानी कम बरसेगा तो वहां पर सूखे की स्थिति हो जाएगी, है ना। तो भारत में सूखे के बारे में हमने बात करी। अब अगर हम ये देखें कि भारत में कितना परसेंट ऐसा है, मतलब कितना परसेंट एरिया ऐसा है जो सूखे से प्रभावित है, तो देखो याद रखना, इसका डेटा मैं आपको देता हूँ।
इसका डेटा ये है साथियों कि भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि यानी जितनी भी ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है, उस कृषि योग्य भूमि का 68% यहाँ पे लिख देता हूँ, भूमि का 68% सूखा प्रभावित है, यानी कभी ना कभी वो पानी की समस्या से जूझता है। जितनी भी हमारे पास कृषि योग्य भूमि इस पर हम खेती करते हैं उसका 68% कैसा है, सूखा प्रभावित है। तो सूखा एक गंभीर समस्या है और सूखा जो है वो मेनली कब आएगा, सूखा तब आएगा जब सामान्य से बरसात कम हो। सामान्य से बरसात कब कम होगी, जब मानसून कमजोर होगा। दूसरा, इसके और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं सूखा के। अब अंधाधुंध तरीके से हम लोग जो है समर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भूमिगत जल भी नीचे जा रहा है ना। अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये बहुत सारे रीज़न इसके हैं। जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दूंगा कि सूखा क्या होता है और सूखा से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय कर रखे हैं। ठीक, तो अगली हमारे पास जो क्षेत्र है, जो आपदा है भारत के मैप पर, वो है सूखा। ठीक है, अगर हम देखें कि भारत में सूखा ज़्यादातर किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं साथियों, ध्यान रखना, वृष्टि छाया प्रदेश, इन्हें हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। तो वे क्षेत्र जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, जो रेन शैडो एरियाज होते हैं, वहाँ पर सूखे की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आप भारत के पश्चिमी घाट में जाओगे तो पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है। इस श्रृंखला का नाम है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट की स्थिति क्या है कि यहाँ से जो मानसून आता है ना अरब सागर से, वो क्या करता है, यहाँ पर आकर के इन माउंटेन से टकराता है और सारा का सारा पानी यहीं बरसा देता है। इसीलिए केरल में सबसे पहले मानसून आ जाता है 1 जून को। तो यहाँ तो पानी बरसता है, लेकिन इन पहाड़ों के दूसरी तरफ ये जो इलाके हैं, जो इन पहाड़ों के दूसरी साइड है, इस तरफ वाले, ये सूखे रह जाते हैं। तो ये एरिया क्या हो गए, ये एरिया हो गए रेन शैडो एरिया। तो यहाँ पर हमें सूखे की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगली समस्या की तरफ चलते हैं साहब। अगली समस्या है हमारे पास भूस्खलन। भूस्खलन या हम इसे कहते हैं हिमस्खलन, मतलब अलग अलग हैं ये, लेकिन होते एक ही जगह पर हैं, इस वजह से साथ साथ पढ़ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड, इसको बोलते हैं एवलांच। ठीक है, भूस्खलन और हिमस्खलन क्या है? देखिए, भूस्खलन का मतलब है कि धरती अचानक से चलने लगे, ढह जाए, ये हो गया भूस्खलन। और अगर बर्फ, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा अचानक से ढह जाए पहाड़ों पर, तो इसे हम कहते हैं हिमस्खलन। सबसे पहले तो ये होगा कहाँ? तो ये केवल और केवल कहाँ होता है? ये भारत में केवल और केवल हिमालयी क्षेत्र में ही संभव है, केवल और केवल हिमालयी क्षेत्र में ही होगा। यूपी में कभी भी हिमस्खलन या भूस्खलन बहुत बड़ी मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि यहाँ पहाड़ ही नहीं है, तो बर्फ कहाँ से होगी? तो यही होगा। दूसरा, आपको यह भी याद रखना है कि पूरी दुनिया में जितने भी भूस्खलन होते हैं, है ना, उसका 30% भूस्खलन पूरी दुनिया का यानी हिमालय में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी दुनिया में 100 बार धरती या बर्फ टूट करके गिर रही है, तो 100 में से 30 बार वो कहाँ होगी? हिमालय में होगी। यानी पूरी दुनिया का 30% भूस्खलन अकेले कहाँ होता है? भूस्खलन और हिमस्खलन वो अकेले अकेले हिमालय पर ही होता है, क्योंकि हिमालय सबसे बड़ा पहाड़ है। तो पहाड़ जब सरकते हैं तो भूस्खलन, और पहाड़ है तो बर्फ भी होगी, तो बर्फ जब सरकेगी तो बोल देंगे इसको हिमस्खलन। तो याद रखना, अब हिमस्खलन या भूस्खलन में देखिए ये दोनों ही खतरनाक है। अब कहने को तो अगर हम देखें तो भूस्खलन जो है ये एक प्राकृतिक घटना है भैया, है ना, प्राकृतिक घटना ही तो है कि भैया अचानक पहाड़ था और बारिश में ढह गया। लेकिन ये प्राकृतिक घटना के साथ साथ ये मानवीय घटना भी है, क्योंकि मानव का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। मानव क्या करता है? अंधाधुंध सड़क बना रहा है साहब, अंधाधुंध सड़क बना रहा है। सड़क बनाने के लिए क्या कर रहा है? उसने सब पेड़ काट डाले,
पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जमीन को बांधे रखते हैं। अब जब पेड़ कट गया, जड़ जो होती है वो जमीन को बांधे रखती है। जहां पर बड़ी मात्रा में पेड़ होते हैं ना, वहां कभी भूस्खलन नहीं होता, वहां पर कभी मृदा अपरदन नहीं होता, और वहां कभी पानी की कमी नहीं होती। ये इतने सारे फायदे हैं पेड़ से। लेकिन इंसान क्या करता है, पेड़ काट देता है। अब पेड़ जब कट गया, पेड़ नहीं है, तो जड़ भी समाप्त हो जाएगी। तो जड़ क्या कर रही है, जड़ उस जमीन को पकड़े हुए है, उस मिट्टी को पकड़े हुए है। तो जब जड़ खत्म, तो पहला काम तो ये होगा कि उस स्थान की मिट्टी वहां से चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन हो गया। जब सॉइल इरोजन हो गया, तो उस पर जो पहाड़ पर जो उसको रोके रखने वाली जो ताकत थी, जो पहाड़ को बांधे हुई थी, जो जो पेड़ थे, वो समाप्त हो गए। इस वजह से होगा क्या कि बारिश के मौसम में आसानी से वो पहाड़ खिसक के चला जाएगा। तो ये है आपका मानवीय कारण कि हम अंधाधुंध सड़कें बना रहे हैं, है ना, और इससे प्रकृति का विनाश हो रहा है। उससे भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खासकर हिमालयी राज्यों में आप देखो, उत्तराखंड में देखो, भूस्खलन गंभीर समस्या है। इसीलिए कहा जाता है बारिश के मौसम में आपको पहाड़ों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ पर जाओगे तो भूस्खलन होने की संभावना है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से भूस्खलन होते देखा है। एक बहुत बड़ा एरिया पहाड़ का बिल्कुल ऐसे सरक जाता है जैसे कहीं पानी बह रहा हो, और उसके आगे हम और आप कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़े ट्रक, बड़े से बड़े वाहन ऐसे बह जाते हैं कि जैसे छोटे छोटे किसी ने प्लास्टिक के बना दिए। तो गंभीर समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और हिमालयी क्षेत्र से जुड़ी एक आपदा और है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि है साथियों, जो कि है वन अग्नि, ठीक, जो कि है वन अग्नि। वन अग्नि हिमालयी क्षेत्र की एक गंभीर आपदा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक स्लाइड बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, वन अग्नि में अगर हम देखेंगे तो वन अग्नि में साथियों, वन अग्नि से जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं वो है हमारे सबसे पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पे जंगल ज़्यादा है। इसके अलावा एमपी, क्योंकि एमपी में भी जंगल ज़्यादा है, और फिर छत्तीसगढ़। तो मेनली ये राज्य, इनमें सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट ये ऊपर वाले 3 आप जरूर याद रखना कि वन अग्नि से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एमपी। वन अग्नि का मतलब क्या है, वन अग्नि का मतलब है कि पहाड़ पर जो जंगल है या जो जंगल है उनमें किसी न किसी तरीके से आग लग जाना। अब जंगल की आग प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। प्राकृतिक ऐसे हो सकती है जब गर्मी होती है, आंधियाँ चलती हैं, तो जो पेड़ है वो आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से आग लग जाती है। या मान लीजिए कहीं बिजली गिरी तो आग लग गई, ये प्राकृतिक कारण होते हैं। लेकिन मानव निर्मित कारण इसमें ज़्यादा गंभीर है। जैसे अब लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जली हुई बीड़ी, जली हुई सिगरेट फेंक दी जंगल में, आग लग जाती है। या जंगल में मान लीजिए किसी ने कैंपिंग की तो आग लगाई, और आग लगाने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आग लग सकती है, ठीक है। या अनियंत्रित तरीके से अगर कोई लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती भी आग लगा देते हैं जंगल में, ऐसा भी होता है। उत्तराखंड में बहुत ऐसा होता है, लोग आग लगा देते हैं। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं। तो वन अग्नि एक गंभीर समस्या है। और अभी की मैं लेटेस्ट की बिल्कुल बात करूं तो पिथौरागढ़ के जंगलों में अभी आग लगी हुई है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूं आपको, 1-2 दिन पहले की, ठीक है। चमोली के जंगलों में आग लगी हुई है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड इससे काफी गंभीर रूप से प्रभावित है। तो अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चमोली के जंगलों में आग लगी हुई है, पिथौरागढ़ के जंगलों में आग लगी हुई है, और ये सब के सब इंसानों के कारनामे हैं जो जंगलों को फूंक दे रहे हैं। मतलब एक तो पेड़ लगाना नहीं, और जो नेचुरली पेड़ लगे हुए हैं उनको भी फूंक डालो। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इससे, वन अग्नि से। और वन अग्नि गंभीर क्यों होती है, तो जैसे उत्तराखंड में क्या होता है, एक चीड़ का वृक्ष पाया जाता है ना। चीड़ का जो वृक्ष होता है, इसकी जो पत्ती होती है उसे कहते हैं हम लोग पिरूल, इसे पिरूल कहा जाता है। पिरूल आप ऐसे समझो कि पिरूल आप मतलब इतना ज्यादा ज्वलनशील है कि एक तो जब से सूखा हो कि जमीन पे गिर जाता है पिरूल, ठीक है, चीड़ के जब पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं तो बहुत ज्वलनशील होते हैं। यानी अगर एक में आग लग गई तो वो पूरे एरिया में आग लग जाएगी, जहां जहां पिरूल के पत्ते होंगे वो सब जल जाएंगे। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समस्या का समाधान निकाला है। उत्तराखंड सरकार ने एक नीति बनाई है, इसे कहते हैं पिरूल नीति, संभवतः 2018 की है ये। तो पिरूल नीति के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार क्या करती है कि लोगों को कहती है आप पिरूल इकट्ठा करके लाओ, चीड़ के पत्तों को इकट्ठा करके लाओ और वो हमें बेच दो। और फिर सरकार क्या करती है, उन चीड़ के पत्तों से जो है बिजली बनाती है। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, वहाँ पर पिरूल से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के
प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जंगल है तो फिर आग लग जाती है। और दूसरी बात मैंने बताया कि गर्मियों में भी आग लग जाती है। और तीसरा इसका रीज़न है जो पहाड़ी भूभाग है वो ढलानदार होता है, तो इस वजह से पानी सारा का सारा बह जाता है, तो नमी रुकती नहीं है, तो आग लग जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण है भैया वो है मानव गतिविधि। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही है, बाकी सब तो छोटे मोटे हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपको वनाग्नि में याद रखना है, वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है हमारा उत्तराखंड, जिस पर गंभीर रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वाकई में गंभीर समस्या है। एक तो भारत में जंगल नहीं है और जहाँ जंगल है वहाँ पर आग लग रही है, तो बिल्कुल हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता साथियों है, ठीक है। और एक इसमें, अब ये तो हमने सारा का सारा देख लिया कि भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण आपदाएं आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमने प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं, याद रखना, ठीक है। इनमें मानव निर्मित आपदाएं ज़्यादातर नहीं हैं। जैसे औद्योगिक आपदाएं हो जाती हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है, ठीक है। कहीं परमाणु बम अगर फट जाए मानव निर्मित है, अगर कोई परमाणु रिएक्टर लीक कर जाए मानव निर्मित है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर हम बेसिकली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भारत के मैप पर हमें देखने को मिलती है उनकी हमने बात करी है। और अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2025 की प्रमुख आपदाएं जो प्राकृतिक हैं, है ना। अब आपको 2026 की क्यों नहीं, तो भैया 2026 अभी चल रहा है, मानसून अभी आया नहीं है, तो आपदाएं आना बाकी है, सच्ची बात तो ये है। तो अभी आपदाएं आई नहीं है, और मेरे हिसाब से पेपर जब आपका होगा तो आपसे 2025 की ही आपदाएं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख लो 2025 की, हिमालय का फ्लैश फ्लड, बादल फटना, भूस्खलन। जून सितंबर 2025 को मानसून की वजह से भारी तबाही हुई। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 2025 की, अगस्त 2025 में किश्तवाड़ का क्लाउड बस्ट, यानी यहाँ पर बादल फट गया, है ना। और गांव में जब बादल फटा तो 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग लापता हो गए। ये घटना कहाँ की है, किश्तवाड़ यानी जम्मू कश्मीर की है। असम और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ आई थी। लगातार भारी वर्षा से असम, मणिपुर, मिजोरम और अन्य राज्यों में भीषण बाढ़ आई। लाखों लोग प्रभावित हुए और कई सारे लोगों का विस्थापन हो गया। पंजाब की विनाशकारी बाढ़, अगस्त 2025 में लगभग 1400 गांव प्रभावित हुए। 25 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई। ये सबसे बड़ी बाढ़ थी पंजाब की 1988 के बाद। और उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड जो मैंने आपको बताया, धराली, है ना, जो मैंने आपको बताया ना धराली, वही है। उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड और भूस्खलन, उत्तरकाशी और हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना हुई। काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। तो ये थी टॉप 5 आपदाएं 2025 की, ठीक है। ये हमने प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर कवर करी। तो आज की क्लास में हमें ये जानकारी मिली। अच्छा, इस पूरे PDF से आपको एक चीज़ और जानकारी मिलेगी कि आप देखो कि ज़्यादातर जो बाढ़ आ रही है, मतलब ज़्यादातर जो आपदा आ रही है वो कौन सी है, इनमें ज़्यादातर जो आपदा आ रही है साथियों वो है बाढ़। लेकिन आप देखो बाढ़ से होने वाला नुकसान उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाढ़ से निपटने के हमने अब सारे के सारे तरीके सीख लिए हैं, फ्लैश फ्लड को छोड़कर। क्योंकि फ्लैश फ्लड आएगी तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सामान्य बाढ़ आती है तो लोग विस्थापित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो लोग विस्थापित हो गए लेकिन मरे नहीं, हमने उन्हें बचा लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भारत के मैप पर जो भी आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर देखा कि भारत के नक्शे पर हमें कौन कौन सी आपदाएं कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं इस पूरे नक्शे पर। तो ये था हमारा लेक्चर भारत की आपदाओं के ऊपर, भारत के डिजास्टर प्रोफाइल के ऊपर, कि भारत के किस एरिया में कौन कौन सी प्रोफाइल आती है। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिलेगी, मुझसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।